हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, इरेज फेलियर पे। और आपको पता ही है हमारी ज्योग्राफी की क्लास चलती है हमारी शाम 7 बजे के टाइम पर। तो मैं आज दोबारा अपने एक नए सेशन के साथ शुरुआत करता हूं अपनी। देखिए, मैं आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था तारों के बारे में, सन के बारे में, जो है मैं आपको पूरी डिटेल दे सकूं सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, है ना। देखिए, मुझे पता है कि राइटिंग बहुत गंदी है, बट आप मेरी बात को सुनते रहें, ठीक है, ध्यान से सुने। सिर्फ आप मुझे पता है आपने नोट तो करना नहीं है भाई। अगर जो आपने नोट करना है तो आप एक काम करें, हमारी पीडीएफ जो है, इस जो मैं बता रहा हूँ, इस सब चीज की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका नाम क्या है हमारा? इरेज फेलियर। ठीक है, इरेज फेलियर करके आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ज्योग्राफी की जो है पीडीएफ मिल जाएगी, क्लासेस पीडीएफ। ठीक है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अब तक का जितना भी पढ़ा दिया वो सब कुछ भी मिल जाएगा आपको। और जो है हमारी जितनी क्लासेस होती है उन सब के लिंक भी मिल जाएंगे। और ये सब कुछ चीज़ें आपको जानकारी हमें आपको जो है वहां से मिल जाएगी। ठीक है, पर आज के सेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, जो कि आपने इतना प्यार दिखाया हमारे चैनल के लिए। हमें इतना उम्मीद नहीं थी, जिस उम्मीद से आपने अपना हमें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपना अपना प्रोत्साहन हमें दिया है, हमें जो है बढ़ावा दिया है कि हम ग्रो करेंगे, हमें ऐसा लगता है। तो इस प्यार को इसी तरीके से बनाए रखें। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे अगर जो आपको चैनल पसंद आता है। और लाइक भी करें, ये भी आपके लिए ही है। और अगर जो कुछ आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप 8433 2010 2010, ठीक है, इस नंबर पर भी आप ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी वीडियो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन होगा सौरमंडल और उसके छोटे छोटे ग्रहों के ऊपर। ठीक है, ये देखते हैं हम आज के ग्रह। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा था। देखिए, ये बताइए बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा था। बिग बैंग थ्योरी ने ये तो कहा था कि एक पिंड के दाने के बराबर एक छोटा पिंड था, जिसके विस्फोट के कारण क्या हुआ, ये हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है, यूनिवर्स बना। ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको। देखो, अब भी इस वीडियो से आप देख पा रहे होंगे, देखो ये इस तरीके से विस्फोट हुआ और ये क्या हुआ, इसका विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि अभी जो यूनिवर्स है ये और बड़ा होता जा रहा है। और इस चीज की जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को भी नहीं है कि सृष्टि का ये जो एक्सपेंशन है ना यूनिवर्स का, ये कब तक होगा। ठीक है, समय के साथ क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। देखो, तारों के बारे में पढ़ लिया हमने। और प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हम आज क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह को हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? एस्ट्रॉइड्स। देखो, ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड्स। देखो, एस्ट्रॉइड्स कहाँ पर है? देखिए, ये जुपिटर है और मार्स है। जुपिटर और मार्स, इन दोनों के जो बीच में जो ये बेल्ट आती है ना, देखो ये छोटे छोटे पत्थर से आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। पर ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, कभी कभार क्या होता है, ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, ये किसी ग्रह के ऊपर भी गिर जाते हैं। और ये जाहिर सी बात है, किन ग्रहों पर गिरेंगे? ये उन्हीं ग्रहों पर गिरेंगे जो ग्रह क्या होंगे, इनके पास होंगे। और ये ग्रहों पर तभी गिरते हैं जब ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? जब ये ग्रह कभी कभार, आपने देखा होगा कि ये जो हैं, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि आपने सुना होगा डायनासोर्स खत्म हुए थे। डायनासोर्स कब खत्म हुए थे? 65 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, एक पिंड गिरा था पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो हमारे डायनासोर थे, इनकी क्या हुई, समाप्त हो गई, बिल्कुल मृत्यु हुई, खत्म हो गए, विनाश विनाश हो गया इनका। ठीक है ना, ये माफ कीजिएगा। तो इसमें जो है ये चीज हुआ था। ठीक है, अब एक सेरस नाम का एक सबसे बड़ा वो है, पिंड है। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसकी। देखिए, ये सेरस है। इसका नाम क्या है? सेरस। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इसकी जांच के लिए जो हमारा नासा है ना, इसने एक डॉन मिशन लॉन्च किया। ठीक है, उस डॉन मिशन में इसने क्या करा, एक अंतरिक्ष यान भेजा इस सारस क्षुद्रयान, क्षुद्र पे, क्षुद्र ग्रह पर। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स पर क्या करा इसने, अ, एक भेजा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, जिसका, और उस मिशन का नाम रखा डॉन। और इस जो सैटेलाइट है इसका नाम था नियर मुस्कार।
ठीक है, नियर सुमाकर, नियर सुमाकर, नियर सुमाकर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, नियर सुमाकर। नियर सुमाकर क्या था इसका, इस सैटेलाइट का नाम था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है सेरस पर किस मिशन को लॉन्च किया गया, तो आप बता सकते हैं कौन सा मिशन, डॉन मिशन। ठीक है, और कौन सा उपग्रह था, क्या था, नियर सुमाकर। ठीक है, नियर सुमाकर, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद बात आती है हमारी क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, ठीक है, पुच्छल तारा मतलब हम बात करते हैं कॉमेट्स की। अभी कॉमेट्स क्या होती हैं भाई, ये कौन सी बला है, ये देख लेते हैं भाई। कॉमेट्स, देखिए आपने जो ये कॉमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जो ये होते हैं बर्फ, बर्फ होती है इसके ऊपर, और क्या होती है, एक धूल के जो होते हैं, धूल के कण कह सकते हैं, बहुत सारे धूल के कण और पत्थर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पूरे यूनिवर्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कम से कम ये इनका जो ये मान लीजिए, ये जो सन के चक्कर लगाते हैं, ये बहुत साल, मतलब इनके चक्कर इनका जो टाइम पीरियड है कम से कम 25 साल का भी है, किसी किसी का ना 25 साल में भी क्या करते हैं, एक कॉमेट जो है एक सूर्य का चक्कर लगा पाता है, ये इतना होता है। ठीक है, पर इनकी जो खासियत होती है, जब ये चलते हैं, यानी कि मान लो जब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इनके पीछे की तरफ क्या बनती है, एक पूंछ बनती है। ठीक है, एक पूंछ टाइप की बनती है। वो पूंछ किस चीज की होती है, ये पूंछ होती है, देखो जो इसके अंदर गैस होती है, और ये जो धूल के कण हैं और बर्फ के जो ये कण हैं, इसकी वजह से क्या होती है, एक ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, देखो ये मैंने पिक्चर इसीलिए लगाई है जिससे कि आप ये आराम से समझ पाए। ये गैस और उसके जो कण हैं ये दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये आगे की ओर बढ़ता है, तो क्या होता है, ये कण जो है हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक पूंछ सी बन रही है, और जब ये सूरज के नजदीक आता है और जब ये पिघलती है बर्फ, तो उसके कारण क्या होता है, ये हमें और ज्यादा तेज चमकती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कॉमेट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मीटियोर्स। ठीक है, आपने मीटियोर्स और इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनके उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो जब ये कभी कभार जब अपनी कक्षा जो है भटक कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये अभी जब मान लीजिए इस तरीके से ये इस चक्कर लगा रहे हैं, और जब ये कभी कभी क्या करते हैं अपनी, एक मिनट में देख लेता हूँ, मैंने फोटो लगाई तो थी, आई नहीं शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गई मान लो अर्थ, इसकी ऑर्बिट। और कभी कभार क्या करता है, ये अपना जो है, ये कक्षा भूलने के बाद, भटकने के बाद क्या करते हैं, ये किसकी ऑर्बिट में आ जाते हैं, ये दूसरे ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, या फिर दूसरे ग्रहों की कक्षा के अंदर आ जाते हैं। तो और तो जो है ना, उसके बाद क्या होता है, जब एंट्री करते हैं ना, मान लो ये दूसरे ग्रह का, ये हमारी अर्थ हो गई, और मान लो यहाँ ये जो है इसकी ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ तक की काम करती है, मान लो। ठीक है, अब मान लो ये कोई पत्थर है, और ये मतलब पत्थर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मैं एस्टेरोइड्स की बात कर रहा हूँ या फिर छोटे बड़े पत्थर की बात कर रहा हूँ। जब ये इसके अंदर एंट्री कर जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये अंदर की ओर आएगा। अंदर की ओर आने पर क्या करेगा, ये टूटेगा। ठीक है, और टूटेगा कब, जब इस पर क्या होगा, एयर का फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन के कारण क्या करेगा, ये टूटेगा। और टूटने के बाद इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। और आग लगने के बाद आपको पता ही है क्या कहा जाएगा उसे, टूटता हुआ तारा कह देते हैं। ऐसा भी कहते हैं भाई, टूटता हुआ तारा है, कोई इच्छा मांग लो, विशेष मांग लो, इस तरीके की बातें कही जाती हैं भाई हमारी बातों में, हमारे यार दोस्तों में, या फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, उसमें जो है कहा जाता है कि टूटता हुआ तारा है, तो कुछ भी मांग लो। है नहीं है, ये सब चीजें जो है बात की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, मून की। देखो आप ये देखते हैं टूटता हुआ तारा जो ये दिख रहा है ना, ये टूटता हुआ तारा, ये रहा। ठीक है ना, मैंने आपको एक समझाने के लिए एक स्लाइड और लगाई थी, शायद वो आई नहीं इसमें, बट ये आपके लिए ये भी सही है, वैसे आप समझ पा रहे होंगे। देखो टूटता हुआ तारा दिख रहा है ना, इस तरीके से टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, जिसमें क्या करते हैं, पहाड़ों पर बैठ के वो वही आप समझते होंगे, यहाँ ये विशेष मांग लो यहाँ पे, तो यही वाला सीन होता है फिर, है ना। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक क्या है, खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई आपको आपको मैंने बताई थी। आपने अगर जो पिछली वीडियो में नहीं देखी है, तो आप पिछली वीडियो में जाएं और सबसे पहले उस वीडियो को देखें। भाई आपको वो भी तो देखना जरूरी है, वहां से भी नॉलेज लें।
क्योंकि उस चीज को दोबारा दोबारा रिपीट करने में तो टाइम वेस्ट ही है ना, आपका भी और मेरा भी। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप उस वाली वीडियोज को देखें, ठीक है। देखिए चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा ये करता है, ये मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है, ठीक है। ये चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि क्या किसकी परिक्रमा करती है, पृथ्वी की। यानी कि ये क्या कहते हैं, उपग्रह कहा जाता है, यानी कि जो ग्रहों का ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है, चंद्रमा को क्या कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, अब बताओ पृथ्वी का ही पुत्र हो गया, समझ पा रहे हैं ना, ये पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ना आप ये कुछ काले काले से धब्बे देख रहे होंगे, ये ना, ये काले काले से जो धब्बे हैं, देखो ये मेरे बनाने वाले धब्बे नहीं, ये देखो इसके अलावा भी देखो इसमें काले काले कुछ धब्बे हैं। ये देखो मैं हटाता हूँ इसे, ये देखो, ये जो काले काले से ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये इस तरीके से जो ये धब्बे हैं, इनको हम कहते हैं कालमेरिया का, क्या कहा जाता है, काल काले मेरिया, ठीक है। चंद्रमा की और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, क्या आप बता सकते हैं। देखो हमें इतनी दूर से भी काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इसकी दूरी को बता सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी होगी। तो इसकी दूरी है हमारी 3,82,000 किलोमीटर। देखो 3,82,000, ठीक है, 82, इसे 1,000 कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। तो समझ गए ना आप, 3,82,000 किलोमीटर दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। अब इसमें क्या आता है, देखो एक चीज आती है। अब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि यार ये ज्वार भाटा के बारे में, जो होता है ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा क्यों आता है। देखो सिर्फ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम से पर्पस है, आप ये ना सोचे कि बिल्कुल ये कुछ चीजें छूट रही हैं, ऐसा आपको कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज मिलेगी, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ ज्वार भाटा। देखो ज्वार भाटा क्यों आता है, देखो जब ये देखो, ये क्या है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण, देखो ये सूर्य है, ये क्या है, पृथ्वी, और ये क्या है हमारा समुंदर। देखो आपको पता ही है जो पृथ्वी है वो इलिप्टिकल शेप में है। तो जब क्या होता है, जब सूर्य पृथ्वी, वो सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो उस टाइम पर क्या आता है, हमारा उच्च ज्वार आता है उस जगह पर, ठीक है, जिस जगह पर क्या है, सूर्य और चंद्रमा एक ही इसमें होंगे, सीध में होंगे। और निम्न ज्वार कब आता है, जहां पर इस स्थिति को आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो एक चीज, ये देखो इसे मैं हटा देता हूँ, ये ज्यादा गुछो मुछो नहीं करता हूँ इस इमेज में। देखो ये देखो, जब इस स्थिति में होगा तो तब क्या आएगा, यहाँ पर उच्च ज्वार आएगा। और जब इस जगह पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, निम्न ज्वार आएगा। देखो जैसे कि इस जगह पर, ये देखो, अब देखो उच्च ज्वार कहाँ आएगा, जहां पर क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी ओर खींचेगा पानी को, और उस कारण क्या होता है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कहाँ पर, समुद्र में। समझ पा रहे हैं, समुद्र में क्या होगा, ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, जिसके कारण क्या होगा, उच्च ज्वार आएगा उस जगह पर। और जहां पर चंद्रमा नहीं है उस जगह पर क्या आएगा, निम्न द्वार आएगा, ठीक है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यहाँ पर क्या आएगा, निम्न निम्न ज्वार आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। चलिए हम अब इसमें क्या क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, और हम इसमें बात करते हैं सुपर मून के बारे में, ठीक है। सुपर मून क्या होता है, अभी ये सुपर मून भाई, ये कौन सी बला है, इसकी ये देख लेते हैं भाई। देखिए सुपर मून सुपर मून उसे कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट दूरी पर होता है, उसे हम कहते हैं सुपर मून, ठीक है ना। यानी कि जब चंद्रमा, देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं चंद्रमा चमकता ही क्यों है। देखो ये देख पा रहे होंगे आप, चंद्रमा क्यों चमक पा रहा है यहाँ से, क्योंकि आपको पता ही है चंद्रमा की क्या अपनी लाइट, तो अपनी रोशनी तो है नहीं, चंद्रमा की अपनी लाइट है क्या, नहीं है। इस बात को क्वेश्चन ये आता है आपका, चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं है। चंद्रमा किसकी लाइट से चमकता है, ये चमकता है सन की लाइट से। और कैसे चमकता है, देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वैसे तो आपका फिजिक्स का टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, रिफ्लेक्शन होता ही कब है। रिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्या होती है, लाइट रेज गिरती है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जब कोई लाइट रे गिरेंगी, ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमें चमकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमें तभी चमकता है जब कोई लाइट रे इसके ऊपर गिरेंगी, उससे पहले तो नहीं चमकने वाला है।
क्योंकि अंधेरे में हमें इसीलिए तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता, यानी कोई लाइट नहीं गिरती। क्योंकि जब इस पर लाइट गिरेगी उसके बाद क्या होता है, वो चीज हमारी आंखों पर गिरती है, और उसके बाद हमें क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट दिख जाता है। इसी तरीके से होता है हमारा सन, वो मून। मून हमें चमकता ही इसीलिए जब यहाँ से जो सन की जो लाइट है ये जो है चंद्रमा पे पड़ती है। और कब पड़ती है, रात के टाइम। क्योंकि देखो जब सन यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दिन हो जाएगा इस जगह पर। ये जो आप फेस देख पा रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ये वाला जो फेस देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान में रखें। देखो जब ये सन की लाइट इस एरिया पे गिरेगी तो यहाँ पर तो दिन होगा, और इससे जो पीछे वाला एरिया है, इससे जो पीछे वाला एरिया उधर अंधेरा होगा। तो वहां पर क्या है, मून की लाइट चमकती है भाई, मून दिखाई देता है। मून तभी तो दिखाई देगा जब इसकी लाइट रे कहाँ पड़ रही है, मून पर पड़ रही है। और फिर मून की लाइट रे उधर की उस वाले हिस्से में पड़ेगी जिस वाले हिस्से पे रात है हमारे लिए, ठीक है। तो उस हिस्से में क्या करता है, मून दिखाई देता है। तो वहां पर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण जो है मून जो है हमें चमकता है। मून हमें क्यों चमकता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कहेंगे रिफ्लेक्शन के कारण हमें मून चमकता है, क्योंकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। ठीक है ना। चलिए हम इस पर आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको सुपर मून के बारे में बता रहा था, ठीक है, ये टॉपिक आ गया सुपर मून। देखिए सुपर मून, सुपर मून इलिप्स, ये बहुत ही अच्छा फोटो है, देखिए। मैंने अभी बताया आपको, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर होता है, एक मिनट में मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इंक, ठीक है। देखो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर होगा उस टाइम पर हम क्या कहेंगे इसको, सुपर मून। ठीक है, क्या कहेंगे, सुपर मून। ठीक है। और उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो चंद्रमा है ना, ये 30% जो है एक्स्ट्रा लाइट देता है हमें। ठीक है, जो मून पर जो लाइट आती है वो 30% एक्स्ट्रा आती है। और ये हमें जो चमकता है 14% बड़ा दिखाई देता है सुपर मून वाले दिन। सिर्फ इतनी ही बात है इसमें, सुपर मून हमें कब दिखाई देता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है। और जो 30% बड़ा, ये रोशनी जो है इसकी जो लाइट रेज होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 30%। और 14% जो है ये क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं ब्लू मून। अब ये ब्लू मून क्या होता है भाई, ये ब्लू मून हमें देखो कब चमकता है, जब वर्ष में 13 पूर्णमासी होती है। जब वर्ष में 13 पूर्णमासी होती है, और इसका मतलब है वर्ष के किसी एक माह में 2 पूर्णमासी आती है। ठीक है ना। जब पूरे ईयर में तो कितनी पूर्णमासी होती है, 13 पूर्णमासी। जब किसी वर्ष में 13 पूर्णमासी होती है और किसी एक माह में 2 पूर्णमासी आती है, उस टाइम पर क्या होता है, ब्लू मून आता है। जैसे कि मैं आपको डेट बता देता हूँ, 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009 को ये दिन आया था। 31 दिसंबर 2009 को ये दिन आया था जिस टाइम पर ये क्या होता, ब्लू मून दिखाई दिया था। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे ब्लू मून। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रक्त मून, यानी कि ब्लडी मून। ये देखिए ब्लडी मून, ये ब्लडी मून। अब ये ब्लडी मून क्यों चमकता है, देखो एक चीज, इस चीज को मैं ना आपको एक, ये हमारा है ब्लडी मून, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखो ये इनके सबके नाम है। हमें जो है ब्लू मून कब दिखाई देता है, और सुपर मून कब होता है, और रक्त मून यानी कि ब्लडी मून कब होता है, ये सब चीजों के बारे में आपने नाम भी ध्यान रखना है और सब कुछ ये भी ध्यान रखना है। ये देखो जब ये देखो ये सन की रेज आती है, ये देखिए सन की रेज है, ये इस तरीके से पड़ेंगी, कहाँ पर पड़ेंगी, पृथ्वी पर पड़ेंगी। और ये क्या है, यहाँ से ही पड़ेंगी। तो देखो इस वाले हिस्से में तो हमारा दिन होगा, इस वाले हिस्से में तो क्या हो गया, दिन हो गया। और इस वाले पीछे वाले हिस्से में क्या होगा हमारे लिए, रात होगी। तो देखो और यहाँ पर क्या होता है हमारा चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज, ओ चंद्रमा सॉरी, चंद्रमा ओ सॉरी, सूरज पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक ही सीध में होंगे और पृथ्वी बीच पर होगी, तब हमारा कौन सा मून आएगा, ब्लडी मून हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो ये रोशनी होती है तो यहाँ पड़ेगी, पर जो उसकी कुछ हल्की लाइट रेज होती है, देखो आपको पता ही है, जो हमारा रेड लाइट होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है उससे ज्यादा होती है। और जो हमारी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी ग्रीन कलर की। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें आपको पता ही है कि हमारा जो ग्रीन कलर है, ये हमें हमारी आंखों को ही बहुत अच्छा होता है, हमारी आंखों के लिए भी ग्रीन कलर। और रेड कलर की जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, देखो क्योंकि हमें क्या करता है, सबसे दूर से ही दिखाई दे जाता है रेड कलर, दिखता नहीं दिखता, खतरे के निशान। इसीलिए मैं बताता हूँ, देखो जो इसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है। देखो जो ये रेड लाइट्स होती हैं, ये यहाँ से जो कुछ लाइटें हैं आगे निकल जाती है। ठीक है ना। ये आगे निकलने के बाद जब इस पर चंद्रमा पर जो दिखाई देती हैं, ये रेड लाइट दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि सारी लाइट तो यहाँ पर आ गई।
पीछे तो लाइट गई नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये हमें ब्लडी ब्लडी यानी कि लाल कलर का दिखाई देता है। बस ये लाल कलर का दिखाई देता है, इसी कारण इसका नाम क्या कर दिया हमने, ब्लडी मून रख दिया। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए, आज हम इतना ही रखते हैं इसमें। आज हम ज्योग्राफी के इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। कल हम आपको फिर मिलेंगे ज्योग्राफी के आगे। इसमें हम आपको बढ़ाएंगे कि अब ये उपभू क्या होता है, यानी कि पेरिज क्या होता है। यानी कि जब मैं बताता हूँ, जब ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उसे हम कहते हैं उपभू। मैं आपको बता ही देता हूँ, चलिए। ये होता है उपभू। और डिस्क्रिप मतलब जो है डिस्क्राइब जो मैं करूंगा इसको मैं कल करूंगा। उपभू होता है, एक अपभू होता है, ठीक है। जब सबसे दूर की साइड होगा तब इसे अपभू कह देंगे, और जब पास होगा तो उपभू कह देंगे, चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा के जो अध्ययन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं क्या इस चीज को? आप ये करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन होगा, होमवर्क कर लें या तो फिर। ठीक है भाई। तो आज हम इतने ही रखते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नई सेशन के साथ। धन्यवाद, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। कुछ भी समझ लें, है ना भाई।